देखो तो आज का अपना टॉपिक है यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे चर्चा यूनिट वेक्टर पे। और मैं अगर पार्टिकुलरली बोलना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर का काम बस ये होता है कि वो हमको बताता है डायरेक्शन, इसका बस इतना ही काम होता है। यूनिट वेक्टर हमको देता है जस्ट ओनली डायरेक्शन। और नाम से ही लग रहा है यूनिट वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आने वाला है 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, मतलब कि हम लोग अगर किसी एक वेक्टर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही है। तो किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। सिंपल सी कहानी है। देखो मैंने यहाँ पे इसका लिखा है डेफिनेशन भी कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज यूनिट या फिर वन मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जो मैंने तुमको कहा भी कि ये देता है, बस डायरेक्शन तुमको देगा। एनी वेक्टर ए वेक्टर, मैंने एक वेक्टर लिया है ए जिसको नाम दिया है ए, और हम लोग मैथमेटिकली सिंबल में किसी किसी वेक्टर को आप उसके लिए जो सिंबल कर रहे हो यूज, और प्लस आपको उसके ऊपर एक एरो शो करना पड़ता है। तो जब भी मैं बोलूंगा ए वेक्टर तो मैं बोल रहा हूँ ए और उसके ऊपर एक एरो। तो तुम लोग इसको ध्यान रखना। तो एनी वेक्टर ए कैन बी रिटेन एज द एनी वेक्टर ए कैन बी रिटेन एज द उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हमको किसी वेक्टर ए को लिखना है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और एंड उसके यूनिट वेक्टर से। तो देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर मेरे को कोई वेक्टर चाहिए तो हमको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और हमको चाहिए उसका डायरेक्शन। तो मैंने तुमको कहा कि आप ये लो, आपको एक वेक्टर बनाना है जिसका 5 होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो तुमने कहा कि ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब आप मेरे को बताओ कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने तुमको बोला कि इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में तुमको ये वेक्टर बनाना है। मैंने तुमसे बोला कि इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में तुमको ये 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनाना है। तो तुमको करना क्या है कि वो जो यूनिट वेक्टर हम बोल रहे हैं तुम उसको उठाओ, और ये जो मैंने 5 दिया है मैग्नीट्यूड तुम उसको उठाओ और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वेक्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का बस काम यही होता है कि हमको वो देता है ओनली डायरेक्शन। तो देखो ध्यान से, हमने लिखा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इनटू यूनिट वेक्टर। ये जो आपको यहाँ पे है जो दिख रहा है कैपिटल ए, और ऊपर में जो हमने इसे लिया इसको हम पढ़ते हैं कैप, तो इसको बोलते हैं ए कैप। अब मान लो कि अगर मेरे पास कोई एक और वेक्टर था एन वेक्टर, तो एन वेक्टर की तरफ जो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर तो तुम्हारा आएगा एन कैप, उसको हम पढ़ते हैं एन कैप से। या कोई तुम्हारा बी वेक्टर है तो उसके उसके तरफ जो यूनिट वेक्टर आने वाला है वो हम बोलेंगे बी कैप से, इसको पढ़ते हैं कैप। ऐसे हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर। तो ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, समझे। तो यहाँ पे हमने एक एक वेक्टर ए बना लिया है जिसका मैग्नीट्यूड था मॉड ए, और उसके यूनिट वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमको मिल गया है वो पर्टिकुलर वेक्टर। तो सिंपल दिखाने के लिए ये याद रखना। अब देखो तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ये तुम लोग याद रखना, आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये वाला मेथड यूज करेंगे कि हमको अगर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम वो लिखेंगे कि गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हालांकि ये अभी जो फाइंडिंग वाला यूनिट वेक्टर ये क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग 1-2 क्लास बाद करेंगे। तो ये तुम लोग याद रखना, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सिंपल सी कहानी आपका आ गया है यूनिट वेक्टर का। अब देखो होता क्या है ना कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का उसका अपना यूनिक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिक मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक डायरेक्शन का 2 यूनिट वेक्टर कभी भी नहीं हो सकता है। आप अगर बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का तो उसका यूनिट वेक्टर हमेशा सेम आएगा। अब आप चाहो तो आपको जो वेक्टर बनाना है आप उसका लो 5 लो उसका मैग्नीट्यूड, या आप उसका 10 लो मैग्नीट्यूड, तो आपका वेक्टर चेंज कर जाएगा। लेकिन वो जो वेक्टर चेंज कर रहा है वो कर रहा है चेंज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। आपने यूनिट वेक्टर सेम रखा है तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, बस उसका चेंज करेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है। और हमने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि यूनिट वेक्टर है जो नो डिमेंशन, इसका कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, बस बताता है हमको डायरेक्शन। ठीक है। और कोई भी वेक्टर हमको फाइंड करना है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस
आर गिवन बाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये तुम लोग याद रखना, वेक्टर वाले चैप्टर में ये हमेशा तुमको लगभग हर क्वेश्चन में आई जे के तुमको मिल जाता है। तो जहां भी तुमको अगर आई कैप दिख जाए मतलब कि वो वेक्टर मेरा शो कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर तुमको कहीं दिख जाए जे कैप तो वो तुमको शो कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अगर तुमको कहीं दिखे के कैप तो वो तुमको शो कर रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। अब हो सकता है कि कहीं कहीं पे तुम्हारा आई और जे एक साथ मिल जाए, आई भी हो मतलब कि मेरे वेक्टर में हो सकता है आई भी रहे जे भी रहे, हो सकता है आई जे के तीनों रहे, या हो सकता है केवल जे और के रहे। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन भी आपका हो सकता है। तो जब भी आपका अगर किसी वेक्टर में आई और जे है मतलब कि इस वेक्टर का डायरेक्शन ना तो कंप्लीटली एक्स में है ना तो कंप्लीटली वाई में है, वो एक्स और वाई के कहीं बीच में होगा। तो ऐसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका आई कैप है वो देता है ओनली इन एक्स, जे कैप देगा ओनली इन वाई और के कैप देगा ओनली इन जेड। और ये आपको आई जे के शो करता है पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड में। अब हो सकता है कि जो मेरा वेक्टर है वो आपका पॉइंट कर रहा हो निगेटिव एक्स में। तो अगर पॉजिटिव एक्स में हमने लिया है प्लस आई या सिर्फ आई कैप जिसको हम बोलते हैं, तो हम लोग लेंगे कि यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस is minus I cap. Similarly, unit vector along negative y axis is minus j cap and negative z axis is minus k cap. अच्छा तुम लोग यहाँ पे एक बार ध्यान रखना कि हमने x, y और z कैसे लिया है। तो जो तुम्हारा कॉपी होगा ना, तो कॉपी का जो तुम्हारा एक आप जो मान लो उसका राइट साइड में जब तुम जा रहे हो राइट साइड में, तो उसको हमने माना है x एक्सिस जो उसका लेंथ होगा कॉपी का, और जो आपका लेंथ का ब्रीथ होगा उसको हमने माना है जे आपका वाई एक्सिस या जिसको आप जे कैप बोल रहे हो। और आपके कॉपी से बाहर आता हुआ लाइन मतलब कि आपके कॉपी से ऊपर आता हुआ आप देखो उसको, तो कॉपी से जो आपका ऊपर आता हुआ लाइन आपको दिखेगा वो हमने माना है पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो कॉपी के जो अंदर जाता हुआ लाइन होगा उसको आप बोलोगे नेगेटिव जेड एक्सिस। सिमिलरली जो आपका कॉपी का लेफ्ट साइड वाला होगा उसको आप बोलोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब जिस तरह आप पॉजिटिव एक्स मान रहे हो उसके जो अपोजिट में आएगा वो आपका हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिंपल सी कहानी ये है। तो एक्स वाई जेड में हम लोग मानते हैं पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड में प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नेगेटिव एक्स में माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई में माइनस जे कैप, नेगेटिव जेड में माइनस के कैप। अब मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम एक वेक्टर बनाओ, या फिर मान लो कि हमने बोला कि मेरे पास एक फोर्स है, मेरे पास एक फोर्स है, मान लो एक कोई फोर्स वेक्टर में लिख दिया एफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। हमने बोला कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, या मैं बोलूं कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कर रहा है एक्ट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कर रहा है एक्ट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और मैंने तुमको बोला कि अब तुम इस फोर्स को लिखो इन वेक्टर फॉर्म। तो के हमको फोर्स का पता है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, और हमको ये भी पता है कि हमको अगर कोई फोर्स या कोई भी हमको अगर वेक्टर लिखना है तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मैंने लिखा एफ कैप इज यूनिट वेक्टर जो कि हमको देगा डायरेक्शन, और वो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये फोर्स मेरा पॉजिटिव एक्स में है। तो हमने अभी जस्ट सीखा है कि पॉजिटिव एक्स में हम लेते हैं आई कैप प्लस आई कैप को लेते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब कि इस फोर्स को हम लिखेंगे इन वेक्टर के फॉर्म। तो 5 उसका हो गया है मैग्नीट्यूड एंड इनटू यूनिट वेक्टर तो आई कैप, या आप इसको प्लस आई कैप भी लिख सकते हो। तो 5 आई कैप एंड उसके बाद इसका यूनिट तो न्यूटन। तो ये हमने फोर्स को लिख दिया है इन वेक्टर फॉर्म। और मान लो कि अगर यही तुम्हारा होता फोर्स कहाँ पे, कि फोर्स इज एक्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड एक्टिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो लिखते हैं -5 आई कैप न्यूटन। समझे ना कि क्या होता है महत्व ऑफ यूनिट वेक्टर, उसका काम क्या है, बोलो जल्दी से। अब तुम लोग एक बात ध्यान रखना कि जो मेरा यूनिट वेक्टर या जो मेरा फोर्स होगा हमेशा एक्स में ही पॉइंट नहीं करता है। हो सकता है कि कुछ उसका पार्ट एक्स में भी हो कुछ उसका पार्ट वाई में भी हो। तो मतलब उस समय मेरा जो यूनिट वेक्टर में आई भी आ सकता है, जे भी आ सकता है, के भी आ सकता है। तो हम लोग सीखेंगे बाद में। अभी मैंने तुमको एक पार्टिकुलर एक ही डायरेक्शन कंप्लीटली एक्स में ही तुमको बताया है, ऐसे लिखेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो वेक्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। तो ये नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। तो ये जो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होता है वो तुम्हारा होता है वेक्टर ऑफ जीरो। तुम सोच रहे हो कि कोई भी वेक्टर जीरो कैसे हो सकता है मैग्नीट्यूड। तो जैसे मान लो कि हम
इस पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किए और हम पूरा शहर घूम के इस पॉइंट ओ पे ही पहुंच गए। तो हम तुमसे पूछेंगे कि मेरा कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर होगा 0। अब मैं अगर चाहता हूँ कि उस डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आपका 0 ही आएगा। तो इस केस में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा 0 वेक्टर या वो होगा नल वेक्टर जिसका कोई भी लेंथ नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ जो होता है लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे कोई लेंथ ही नहीं था तो उसका कोई यहाँ पे उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो उसका कोई लेंथ ही नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बस एक पॉइंट से शो करते हैं, तो शो करता है आपका 0 वेक्टर। तो बस इसका डेफिनेशन तुम लोग ये जान लेना। अब हम लोग कुछ और जा रहे हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करने, और उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो तो हमने यहाँ पे दिया है टॉपिक पोजीशन वेक्टर, और हमने यहाँ पे कुछ लिखा है पॉइंट्स। पोजीशन वेक्टर फॉर अ पॉइंट इज अ वेक्टर फॉर विच टेल इज origin एंड हेड इज द गिवन पॉइंट इटसेल्फ। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे को स्पेस में कोई पॉइंट पता है, पॉइंट पी पता है, तो हमको उस पॉइंट पी का पता होगा कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अब हम चाहते हैं कि उस पॉइंट का वो जो मेरा पॉइंट था उसके पोजीशन को हमारे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन है उसको मैं एक वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, उसको मैं एक वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और हमने ये भी सीखा है कि कोई भी अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और जब हम उसको शो करते हैं जियोमेट्रिकली तो मेरे पास एक लाइन होता है और एक एरो होता है, और जहाँ से मेरा वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं उसका टेल, और जहाँ पे एंड होता है उसको हम बोलते हैं उसका हेड। मतलब कि पोजीशन वेक्टर को शो करने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे मेरा है ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पे इस वेक्टर का टेल लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लाइन, और जिस पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है वहाँ पे इसका हेड होगा। मतलब कि ऑरिजिन से लेके और इस पॉइंट पी को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दो, और हेड कहाँ पे रखना है आपको, हेड रखना है इस पॉइंट पी पे। तो ये जो यहाँ पे देखो लाइन बना है ओपी, ये जो लाइन बना है ओपी, आप चाहो तो इसको ओपी के ऊपर एक एरो आप लगा दो, तो ये शो कर रहा है ओपी वेक्टर, एंड ओपी वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और हम लोग पोजीशन वेक्टर को जनरली आर से करते हैं डिनोट, आर वेक्टर से, आर वेक्टर से पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो ओपी वेक्टर है ये मेरा शो कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि आर वेक्टर एंड सफिक्स में पी, आर फॉर पोजीशन वेक्टर एंड पी फॉर उस पॉइंट पी का, तो आर पी। और इसका ये हुआ आपका, उसको हम लोग करेंगे एक लाइन से डिनोट जो सबको दिख रहा होगा ना। अब हमको लिखना है इसको इसका वेक्टर फॉर्म में, देखो करना क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, इसका जेड कोऑर्डिनेट जेड है। बस एक्स में आपको ऐड करना है आई कैप, वाई में ऐड करना है आपको जे कैप, और जेड में आपको ऐड करना है के कैप, और इन सबको आप कर दो एडिशन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जो उसका कोऑर्डिनेट होगा उसमें आई कैप जे कैप के कैप आप लगाओ और फिर सबको उनको एक साथ ऐड कर दो। तो ये हमको दे रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और जब भी हमको कोई कुछ मेंशन नहीं रहता है, बस हमको मान लो कि अगर ऐसा मेंशन है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो हम लोग उसको लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ही, तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और उस पॉइंट पी पे खत्म होगा। तो ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर, सबको याद रहेगा ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को एक पॉइंट पी है, उसका दिया है कोऑर्डिनेट 1, -2, 3, तो इसका हमको लिखना है पोजीशन वेक्टर, तो हम लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज 1 आई कैप। देखो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 था तो 1 आई कैप तो हो जाएगा आपका आई कैप ही, और -2 है तो -2 जे कैप एंड +3 कैप, 3 के कैप। और तुमको अगर ये 1 2 3 दिया होगा मीटर में तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे मीटर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप एंड मीटर। तो ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा आर से, डेल्टा आर से। और हम लोग इसको करते हैं डिफाइन कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर
ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा देखो, हम लोग ये फिजिक्स में बहुत सारे समय हम ऐसा बोलेंगे कि ऑफ पार्टिकल, या हम लोग एक पार्टिकल बोलते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो बॉडी लिया है, जैसे पार्टिकल तो लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हमने जो बॉडी लिया है, जिसका जो साइज है वो साइज बहुत कम है, हमारे आसपास का जो चीज़ है, जो हमारे आसपास का जो चीज़ है, या जो भी हम लोग डिस्टेंस वगैरह करेंगे मेजर, ये सब उसके रिस्पेक्ट में इसका साइज बहुत कम है, तो उसको हम लोग एक पार्टिकल मान के काम कर सकते हैं। तो पार्टिकल का मतलब ही बस यही होता है कि हमने बस एज्यूम कर लिया है कि उसका साइज बहुत छोटा है। क्योंकि अगर मान लो कि हम अगर एक बॉडी मान ले, तो फिर उसका ऐसा नहीं है कि उसका सारा का सारा पार्ट उस पॉइंट पी पे ही होगा, उसका कोई पार्ट आपका पॉइंट पी से अलग भी हो सकता है ना। तो उस केस में हम लोग उस बॉडी के लिए उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो जो मेरा बॉडी है उसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, सबका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो है डिफरेंट डिफरेंट, तो उन सारे पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर आएगा डिफरेंट डिफरेंट, तो इसलिए हम लोग पॉइंट पार्टिकल्स मान के काम करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ लिखा है पार्टिकल कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मान लो कि हमने फिर से वही बनाया एक्स वाई और जेड एक्सिस, और ये ऑरिजिन था, और मान लो हम पहले पॉइंट पी पे थे, कभी किसी टाइम पे, और मेरे पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट था वो था x1 y1 और z1, और हम पॉइंट पी से चल के हम इस पॉइंट क्यू पे आ गए हैं, और इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 एंड z2 है। अब हम लोग इस पॉइंट पी का लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, कैसे, तो मैंने इसको ऑरिजिन से एक लाइन से कर दिया ज्वाइन, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। सिमिलरली हम जब इस ऑरिजिन से पॉइंट क्यू को करेंगे ज्वाइन, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अब फ्रॉम द डेफिनेशन कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखो, तो P से Q पे आप आए हो, P से Q पे, तो मतलब कि ये देखो P से Q की तरफ, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो स्टार्ट होगा P से और एंड होगा Q पे। देखो सब लोग ध्यान से, हमने चलना स्टार्ट किया था P से और हम पहुंचे हैं Q पे, मतलब कि मेरा जो टेल होगा वो आने वाला है वेक्टर का P पे, और जो उसका हेड आएगा वो आएगा पॉइंट Q पे, और यही जो मेरा PQ वेक्टर है ना, देखो यही जो मेरा PQ वेक्टर है वो मेरा शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसको मैं लिखूंगा डेल्टा R वेक्टर से। देखो यहाँ मैंने लिखा है PQ वेक्टर, तो P पहले है और Q बाद में है, मतलब कि हम पहले P पे थे और Q पे गए बाद में। अगर यही तुम्हारा होता है QP वेक्टर, तो हम जाते Q से P, तो वेक्टर में इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो PQ वेक्टर हमने लिखा है क्योंकि हम पॉइंट P से Q पे गए हैं, तो हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज PQ वेक्टर, जिसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा R वेक्टर, एंड फ्रॉम द डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो हम P से Q गए थे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मेरे को फाइंड करने आता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z2 सॉरी हाँ x1 y1 एंड z1 k कैप। अब जो तुम्हारा i का था उनको तुम कर दो एक साथ माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, तो ये आपको मिल गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम कहाँ से कहाँ गए हैं, P से गए हैं Q, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस P, और जब हम लोग Q से P आएंगे तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस Q। तो जहाँ पे आप पहुंचे हो, जहाँ पे आप बाद में गए हो, उसके पोजीशन वेक्टर से माइनस करना जहाँ से आप आए हो। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट P जो था वो था 1, 2, 3, यहाँ से हम आ गए हैं पॉइंट Q जिसका है -4, 3, 5, हम P से Q पे आ गए, तो हमको लिखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमको लिखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो हमने जो सीखा था अभी x2 माइनस x1, तो -4 -1 i कैप प्लस y2 माइनस y1, तो 3 - 2 j कैप प्लस z2 माइनस z1, तो 5 - 3 k कैप, तो हमारा जाएगा -5 i कैप प्लस
जे कैप प्लस 2 के कैप। और अगर ये 1 2 3 था मीटर में तो आप यहाँ पे ऐड कर दो मीटर, तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और ये पहला ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। और इसमें अभी फिलहाल हम लोग दो लॉ सीखेंगे, और उस दो लॉ में से पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है। तो पहले जो लॉ का स्टेटमेंट है हम लोग वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द टेल ऑफ वन वेक्टर be placed at the head of the other, comma their sum और resultant। देखो सम और ये जो बात हो रहा है रिजल्टेंट का, हम लोग बोलते हैं कि जब किसी दो वेक्टर को ऐड करने से भी आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर मिलता है उनको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर is drawn from the tail end of the first to the head of the other। ये आपका लॉ का स्टेटमेंट हुआ। हो सकता है तुमको ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिया है समझाने के लिए। और ये मैं तुमको स्टेप वाइज यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो ट्रायंगल लॉ को, ये जो आपका था एडिशन, हाँ, तो इसका स्टेप 1 है कि कीप वेक्टर सो दैट टेल ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द अदर। आपको दोनों वेक्टर को ऐसे रखना है कि एक का टेल दूसरे के हेड से कोइंसाइड करो। तो जैसे मान लो कि मेरे को ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं स्पेस में दिया हुआ था, तो अभी हमको इनका हेड टेल कुछ भी ऐसा एक साथ हमको कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहले स्टेप के अनुसार क्या कि एक वेक्टर का टेल जो है दूसरे वेक्टर के हेड के साथ होना चाहिए। तो चलो मैं इस वेक्टर ए को रखता हूँ फिक्स, इस वेक्टर ए को मैं रखता हूँ फिक्स, और इसमें वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करता हूँ। मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि जब तुम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो, उसका मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए तो वेक्टर चेंज नहीं करता है। तो मैं बी वेक्टर को चेंज करूंगा और उसको उठा के लाऊंगा और उसको ऐसे रखूंगा कि बी वेक्टर का जो टेल था वो ए वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे। तो देखो उसको मैं कुछ ऐसे रखूंगा, कुछ ऐसे। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप कि आपको दोनों वेक्टर को ऐसे रखना है कि एक का टेल दूसरे के हेड के साथ कोइंसाइड करे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, दोनों का एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो पहला स्टेप खत्म। अब आओ तुम सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप है कि ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ अदर बाय अ लाइन विथ एन एरो एट द हेड ऑफ द सेकेंड। इसका मतलब क्या कि अब आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है, और जो नया लाइन होगा उसका जो टेल होगा वो पहले वेक्टर के टेल के साथ करेगा कोइंसाइड, और जो इस नए लाइन का जो हेड होगा या जो नए वेक्टर का जो हेड होगा वो दूसरे के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। मतलब कि जो मेरा नया वेक्टर कुछ ऐसे बनाएंगे हम, देखो दिस इज द नया वेक्टर, है ना। सब लोग देखो ध्यान से, फ्रॉम द स्टेप 2 कि ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ अदर। तो देखो पहले के टेल को मैंने दूसरे के हेड से ज्वाइन किया है, और जो नया लाइन मैंने बनाया है वो भी वेक्टर ही होगा, तो उसका हेड जो होगा वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, सो द न्यू वेक्टर, ये जो नया वेक्टर बना है, जो आपका नया वेक्टर सी, ये जो नया वेक्टर सी बना है ना, वो देगा इन दोनों वेक्टर ए और बी का समेशन। मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और देखो तो ये जो तुम्हारा सी वेक्टर था उसने एक ट्रायंगल फॉर्म किया था, उसने ट्रायंगल को कंप्लीट किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको आप सिंपल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ, देखो जैसे कि ए, इस सेम ऑर्डर का मतलब ये कि पहले का टेल यहाँ पे, पहले का हेड यहाँ पे, फिर दूसरे का टेल यहाँ पे और दूसरे का हेड यहाँ पे। मतलब कि जो इनका हेड और टेल है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा था इस तरह। अब जो थर्ड साइड जो होगा, थर्ड साइड जो कि मेरे ट्रायंगल को क्लोज करेगा या जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, वो साइड देगा इन दोनों का समेशन। लेकिन जो आपका थर्ड साइड लेना है वो लेना होगा इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखो जो मेरा थर्ड वेक्टर था वो हमने लिया है इस ऑर्डर में, देखो सब ध्यान से। तो थर्ड वेक्टर आपका अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, तब वो जो
साइड इस ट्रायंगल को क्लोज कर रहा होगा वो इन दोनों का समेशन देता है। मतलब कि हमको इन दो का लेंथ पता होगा तो हम अगर उस थर्ड साइड का लेंथ पता कर लें तो हमको इन दोनों के समेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या तुमको ये बातें आई समझ में ना कि कैसे हम लोग करेंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता क्या है एक्चुअल में? बोलो तो, बोलो पक्का। अब तुम लोग गलती से ना इस थर्ड वेक्टर को सेम ऑर्डर में मत ले लेना। जैसे देखो मान लो कि अगर मेरा ए वेक्टर ऐसा था और बी वेक्टर ऐसा था तो मैंने सी को भी ले लिया सेम ऑर्डर में, तो फिर ये तुम्हारा गलती हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा गलत। तुमको सी को लेना है इन अपोजिट ऑर्डर, या तुम ऐसे बोलो कि जो मेरा सी वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर जो होगा जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, उसका जो टेल था वो होना चाहिए पहले वेक्टर से, उसका टेल यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस केस में उसका हेड यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा गलत है। तुम लेना सेम ऑर्डर में। तो ये तुमको शो कर रहा है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। चलो इस पे देखते हैं सिंपल सा एग्जांपल। देखो यहाँ पे हमने एक लिया है सिंपल एग्जांपल। क्वेश्चन क्या बोला है कि अ बॉडी मूव्स 4 मीटर साउथ है। तो पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम जो लेते हैं वो बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब मान लो कि वो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसको ना तुम्हारा तो पॉइंट ओ यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो अब बॉडी मूव्स 4 मीटर साउथ, तो 4 मीटर साउथ, तो मेरा वेक्टर स्टार्ट होगा इस ओ से और 4 मीटर, तो मान लो मैंने ये यहाँ पे लगाया, तो ये अपना हो गया 4 मीटर, ये मेरा शो कर रहा है 4 मीटर एक वेक्टर। और तुम इसको नाम दो, इसको ए, तो ये मेरा इसका जो वेक्टर का हेड होगा वो होगा ए पे और जो उसका टेल होगा वो होगा ओ पे। अब बोला एंड देन 5 मीटर इन डायरेक्शन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये 4 मीटर साउथ चलने के बाद यहाँ से वो घुमा है, अपना चेंज किया है डायरेक्शन, और हो गया 5 मीटर इन डायरेक्शन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो चेक करो कि 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहाँ आ रहा है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो कुछ यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री, कुछ ऐसा आएगा। मतलब कि यहाँ से ये देखो इस तरफ, तो ये तुम्हारा बनेगा 5 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और ये तुम्हारा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये अपना हो जाएगा 37 डिग्री। अब हमको शो करना है डायग्राम से रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इन दो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका नेट हमको फाइंड करना है, या इन दो वेक्टर का हमको समेशन फाइंड करना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो मेरा वेक्टर या जो साइड इस ट्रायंगल को क्लोज करेगा वही देगा रिजल्टेंट वैल्यू, और वो ऐसे होगा कि ये जो मेरा थर्ड वेक्टर बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका टेल जो है वो पहले के साथ होगा और हेड जो होगा वो होगा सेकेंड के साथ। तो देखो ये जो वेक्टर है वो मेरा दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, और आप चाहो तो इसको आर वेक्टर से भी शो कर सकते हो। आर का मतलब क्या हुआ, आर फॉर रिजल्टेंट या इनका समेशन वेक्टर। तो ये मैंने ट्रायंगल से शो कर दिया कि इसका जो नेट आने वाला है डिस्प्लेसमेंट वो कहीं इस तरफ आएगा, और वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग फाइंड करेंगे बाद में, वो कहीं इस तरफ आने वाला है। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है ना, बोलो। तो हमारा सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जैसे कि नाम से लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग फॉर्म करेंगे पैरेललोग्राम। अब एक्चुअल में होता क्या है ना कि दोनों लॉ सेम चीज ही है, बस इनको दिखाने का जो तरीका होता है ना वो होता है अलग अलग। तो मैं पहले तुमको ये समझाता हूँ कि कैसे इसको हम लोग दिखाते हैं, और फिर मैं तुमको समझाऊंगा कि कैसे ये भी सिमिलर है टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं, पढ़ते हैं क्या स्टेप्स है। तो स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि कीप टू वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स कोइंसाइड। इससे पहले जो हमने सीखा था ट्रायंगल वहां क्या था, वहां पे एक का हेड दूसरे के टेल के साथ दिया था कोइंसाइड, यहाँ पे दोनों का टेल आपको एक साथ रखना है। ओके चलो, जैसे मान लो कि मेरा एक वेक्टर कुछ ऐसा था ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा था बी वेक्टर। तो आपको इन दो वेक्टर को ऐसे रखना है कि इनका टेल कोइंसाइड करे। तो फ्रॉम स्टेप 1 इनका टेल करो कोइंसाइड, तो मैं तो ए को फिक्स रखता हूँ, ए को मैंने फिक्स रखा, और बी को मैंने शिफ्ट किया है पैरेलली, और फिर इन दोनों का टेल कराया कोइंसाइड। तो कुछ ऐसा बनेगा बी वेक्टर, देखो जो तुम्हारा बी वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जब दोनों के टेल को मैंने एक साथ रखा। ओके अच्छी बात है। अब क्या बोला कि ड्रॉ पैरेलल वेक्टर्स टू बोथ ऑफ देम कंसीडरिंग बोथ ऑफ देम
एज अ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब कि आप मान लो कि ये जो दो वेक्टर आपके ए और बी थे, ये थे दो एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आपके क्या है, ए और बी आपके दो एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम हैं। और अगर ये दो एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम थे तो इनके दो अपोजिट साइड जो जो आएंगे, इनके जो दो अपोजिट साइड आने वाले हैं उनका वो भी क्या होगा, वो भी इन दोनों साइड्स के पैरेलल भी होंगे और लेंथ भी सेम आने वाला है। मतलब कि मैंने यहाँ पे शो किया है डॉट से, तो डॉट से शो करके मैंने पूरा फॉर्म कर लिया है पैरेललोग्राम। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो डॉट से मैंने यहाँ पे शो किया है इसको आप बी वेक्टर लिख सकते हो। देखो तो आप इसको बी वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बस अगर मैं इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके उसका अदर साइड बना दूं, किसका, एक के पैरेललोग्राम का, तो वो मेरा वेक्टर चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उसको पैरेलली शिफ्ट किया है, उसका लेंथ सेम रख के। सिमिलरली जो ये था आपका ए के अपोजिट में, ये आपका शो कर रहा होगा ए वेक्टर। देखो तो ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्म कर लिया है पैरेललोग्राम। हमको पता है कि जब हम किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं पैरेलली तो मेरा वेक्टर चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे आप शो कर दो इसका हेड, यहाँ पे आप शो कर दो इसका हेड, तो बस सब चीज सेम है। अब देखो ध्यान से तीसरे स्टेप में, देन द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर टेल्स कोइंसाइड रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब कि जहाँ पे हमने दो ओरिजिनल वेक्टर्स लिए थे उनका जहाँ पे टेल कोइंसाइड किया था वहां से आप इसका डायगोनल ड्रॉ करो। तो मैंने इसका ड्रॉ किया डायगोनल। तो अब ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना वो देगा इस बार रिजल्टेंट वेक्टर। इन द केस ऑफ ट्रायंगल लॉ जो थर्ड साइड ट्रायंगल को क्लोज कर रहा था वो दे रहा था रिजल्टेंट वेक्टर। इस बार अगर मेरा दो वेक्टर किसी एक के पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड शो कर रहा हो और दोनों का टेल एक साथ हो, तो जहां पे उनका दोनों का टेल कोइंसाइड किया था वहां से हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो वो जो डायगोनल होगा ना वो देगा रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम अगर इससे डायगोनल का लेंथ फाइंड कर लें तो हमको वो जो इन दोनों वेक्टर का समेशन का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है हमको वो मिल जाएगा। तो अभी हम लोग मैथमेटिकली बाद में फाइंड करेंगे, फिलहाल तुम लोग ये बातें याद रखना। ये यहाँ पे जो डायगोनल है वो देगा हमको रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे तुम लोग एक बात और सीखो कि कैसे मेरा ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो सिमिलर है ट्रायंगल लॉ। तो देखो ध्यान से, ये रहा मेरा ए वेक्टर और ये हम लोग मान सकते हैं बी वेक्टर। देखो मैं इसको शो कर रहा हूँ रेड पेन से, इसको हम लोग मान सकते हैं बी वेक्टर। तो देखो ध्यान से, फिर से वही हो गया कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में या फिर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड किया है, तो फिर जो थर्ड वेक्टर जो साइड क्लोज कर रहा था वही तो था समेशन। देखो यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे आर वेक्टर आपका जो होगा वो उस ट्रायंगल का, ए और बी को आपने अगर ट्रायंगल का दो साइड माना है तो उस वो ट्रायंगल को क्लोज ही कर रहा होगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दोनों सेम ही होता है, बस इसको शो करने का तरीका अलग अलग है। बोलो ठीक है ना, बोलो हेलो। तो ये तो हमने सीखा कि क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लोग मैथमेटिकली इसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि दो वेक्टर को ऐड करने के बाद हमको कितना नेट मिलने वाला है। तो अब हम लोग काम करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो उसके लिए हम लोग इससे ये जो अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम लोग इसी को यूज करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे।